हेलो गाइस, स्वागत है आपका साइंस पाठशाला में। मैंने अपने पिछले लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स और प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के बारे में बात की थी। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने आपको बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स में, हमने आपको बताया था कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो सेम नहीं होती है, मतलब वो सिमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हम मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम एफ ऑफ वी डिफाइन करेंगे। होता क्या है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताया गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड वैल्यू को शो करते हैं। दैट मीन अगर हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं किसी गैस में, तो एक पर्टिकुलर स्पीड को शो करेंगे उस रेंज में, जो कि हमारी 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। ये जो फंक्शन हमारा होता है ये हमारा हेल्प करेगा हमारा स्टडी करने में, ये बताने में कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी वैल्यू ऑफ स्पीड को पोजेस कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी रेंज में। ठीक है, तो अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। अपनी थ्योरी आज की स्टार्ट करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जो फंक्शन एफ ऑफ पी डिफाइन किया था वो इस केस में क्या होगा, इन थ्री डायमेंशन जो हमारा एफ ऑफ वी होता है वो होता है 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। ठीक है, यहाँ पे जो वी है वो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप में होता है। ये हमारा वी के साथ वेरिएशन दिखाया गया है एफ ऑफ पी का। ये एक टाइप का नॉर्मल कर्व होता है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के लिए कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन की है वो हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, जो स्पीड है वो हमारी 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो एक सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, और ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, और एक तरह पर नॉर्मल कर्व है। हम देखते हैं, मान लेते हैं इसमें हमने कोई रीजन सिलेक्ट किया है, ये V1 से V2 के बीच में स्पीड में लाई कर रहा है। A1 एरिया करस्पॉन्ड करता है। देखते हैं क्या होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसके हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और उनमें से हम dn मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, वो होती है dn/n इक्वल टू होता है एफ ऑफ पी dv। एफ ऑफ पी यहाँ पे क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो कि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टडी करेंगे। तो इस केस में देखते हैं ये एरिया जो है वो कौन से फ्रैक्शन, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से प्रोबेबिलिटी के लिए करस्पॉन्ड करेगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से देगा। मान लेते हैं कि इस रीजन में हमारे n1 मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है या प्रोबेबिलिटी है वो n1 है, तो ये n1 क्या होगा हमारा, कि हमारा जो एरिया A1 होगा वो किसके करस्पॉन्ड देगा, वो होगा हमारा V1 से V2 एफ ऑफ V dV इक्वल टू dn/n। और ये dn जो हमने सेलेक्ट किया है इस रीजन में हमने कितने माने हैं, n1 मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए हैं, ये हमारा हो जाएगा n1/n। ओके, दूसरा देखते हैं।
ये ग्राफ इधर हम साइड बना लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी। तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का था। ओके, अब देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है जो हमें मिल रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ बी के करस्पॉन्डिंग, इसके अंदर जो एरिया लाई करता है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा। अगर हम टोटल एरिया निकालें इस कर्व के अंदर जो हमें दिया गया है वो कितना होगा, तो ए बराबर होगा, अब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हमने आपको बताया है कि जो हमारी स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैरी कर रही है। दैट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ बी डी बी। देखिए क्या होगा ये एफ ऑफ बी, आपको हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या थी, वो थी 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम बी स्क्वायर 2 के बी टी डी बी। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, हमारी बाहर आ जाएगी, हो जाएगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 0 से इन्फिनिटी वी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी टी बी। ये टाइप इंटीग्रल है, इसका एक फार्मूला होता है वो आपको हम बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए, आपको बहुत यूज आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको यूज मिलेगा। क्वांटम में आप जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स या मोमेंटम की वैल्यूज निकालेंगे एक्सपेक्टेशन, तो वहाँ पे आपको फार्मूला बहुत काम आएगा। ये इंटीग्रल जो हमारा होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1/2। ओके, तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, बहुत यूज लगेगा आपको। और इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हमें मिलेगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2। देखते हैं यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो हो जाएगा गामा 2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3/2 अपॉन 2। ए यहाँ पे कितना है इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर वैरी कर रहा था, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ए हमारा इसको करेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो हो जाएगा एम अपॉन 2 के बी टी की पावर 3/2। और गामा को आपको सॉल्व करने का मेथड पता है कि अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है गामा n प्लस 1, इसको लिखते हैं n गामा n। जैसे हमारा गामा 3/2 है, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, इसका भी मतलब वही है, 3/2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, और इसकी वैल्यू होती है √पाई। ओके, ये 1/2 यहाँ पे उठा के जब हम पूरी वैल्यू करस्पॉन्ड करेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू √पाई, तो ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा, दैट मीन्स ए बराबर आ जाएगा 1। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली कि जो हमने कर्व डिफाइन किया था मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके अंदर जो पूरा एरिया आता है वो हमारा यूनिटी को डिस्क्राइब करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये फ्रैक्शन, इसके अंदर जो ये रीजन होता है, जो रीजन डिफाइन होता है, ये फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखता है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड के लाई कर रहे हैं। आपको पता है कि किसी भी कर्व के लिए या किसी भी प्रोबेबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। इसका सिंपल से कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो कर्व के अंदर जो एरिया लाई कर रहा है वो टोटल 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ से हमें ये पता चलता है इस कर्व से। आगे देखिए, हमने आपको बताया है जैसे कि सभी गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ग्रुप में पर्टिकुलर स्पीड को शो करते हैं, और वो स्पीड्स क्या है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आपको दिखाएंगे।
वेरियस स्पीड्स पोजेसेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए वेरियस स्पीड्स पोजेसेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल। डिफाइन करना हम स्टार्ट करते हैं। अपना फंक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ पी, वो हमारा था 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। अपनी स्पीड जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट ऑफ स्पीड को पोजेसेस करते हैं, उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो स्पीड क्या क्या होंगी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं वी एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वही ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। देखते हैं हमारी वी एवरेज क्या आती है। तो जो वी एवरेज होती है वो हमारी होती है 0 to infinity v f of p dv। ठीक है, एवरेज का मतलब टोटल से डिवाइड भी करते हैं, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया है कि जब f of p को आप 0 to infinity रेंज में इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर आप इसको यहाँ पे f of p से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हम निकाल चुके हैं, इससे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 0 to infinity, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे v मल्टीप्लाई में, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2, ये भी यहाँ का और ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी क्यू ई टू द पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी टी। ठीक है, अब देखिए ये इतना कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाए इसका इंटीग्रेशन होगा, हो जाएगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 0 to infinity वी क्यू ई की पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। ओके, वही फिर से अपना वही इंटीग्रल यूज करेंगे 0 to infinity वाला। हमने आपसे पहले ही कहा था बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, आपको बहुत यूज आएगा वो। 0 to infinity एच टू द पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, ये इक्वल होता है गामा एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2a की पावर एन प्लस 1 बाई 2। आप इस इंटीग्रल को याद रखिए, आपको बहुत यूज आएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 3/2। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा गामा 3 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2, ए ही हमारा करेस्पॉन्ड करेगा एम अपॉन 2 के बी टी की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4/2 हो जाएगा 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे पूरा, तो आपको मिलेगा वी एवरेज इक्वल टू द रूट 8 अपॉन 5 के बी टी अपॉन, ये आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी एवरेज की। ओके, अगर आप के बी को रिप्लेस करते हैं, हमने आपको बताया था कल डिफाइन किया था के बी क्या था, रेशियो ऑफ आर बाई एन ए। अगर आप के बी को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो आपको ये भी मिलेगा अंडर रूट 8 आर टी अपॉन 5। ओके, ये वी एवरेज की वैल्यू है। ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अगला देखते हैं दूसरी स्पीड क्या होती है जो शो करती है। फंक्शन हमारा लिखा रहेगा ऐसे, ये जो थ्योरी है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें बताती है कि जो डिफरेंट स्पीड्स है, वो जो डिफरेंट स्पीड्स हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब
स्पीड की जो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉलिक्यूल के बीच में दिखाता है कि सारी की सारी स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखते हैं अगली देखते हैं DMP, इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ओके, यहाँ पे लिमिट छूट गई है, देखिए आपने ध्यान दिया। इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्पीड को शो करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस स्पीड की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी स्पीड को शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इस स्पीड को शो करते हैं तो इसके लिए एफ ऑफ बी जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, 12 से पढ़ते हुए आप चले आ रहे हैं, जहां भी मैक्सिमम मिनिमम का कोई भी टर्म आता है तो आप जानते हैं इसको क्या करते हैं, उसको आप अपने वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं और निकालते हैं इसके करस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो वही सिंपल यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, डी ऑफ एफ ऑफ पी इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम की वही कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, जो है हो जाएगा 4 पाई m अपॉन 2 पाई kBT की पावर 3/2, है ना। ये देखते हैं क्या होगा। अब यार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2b, दूसरा टर्म ऐसे ही रहेगा, माइनस का mb स्क्वायर अपॉन 2 kBT। अब दूसरे में क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल वाला डिफरेंशिएट करेंगे तो सामने माइनस भी आएगा और e की पावर का वैसे ही हो जाएगा। जब इस टर्म का आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2mb अपॉन 2 kBT। ओके, और e की पावर वैसे ही हो जाएगा e की पावर माइनस mb स्क्वायर अपॉन 2 kBT इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ से 2v और e की पावर माइनस mb स्क्वायर 2 kBT आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 4 पाई m अपॉन 2 पाई kBT की पावर 3/2। ओके, ये हो जाएगा 2v e की पावर माइनस mb स्क्वायर अपॉन 2 kBT। ये हमने कॉमन निकाला, यहाँ से पूरा निकल गया कॉमन, ये हमारा बचा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा 2 गया और b गया और ये टर्म गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ देखिए mb स्क्वायर अपॉन 2 kBT इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए आपको b के लिए 3 वैल्यूज मिलेंगी, कहाँ से, एक देखिए यहाँ से, एक करस्पॉन्ड करेगी, अगर इसको 0 के इक्वल कराएंगे तो b बराबर हमें 0 मिलेगी। ओके, अगर हम एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को 0 करा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस पावर के साथ अगर इसको 0 कराएंगे तो आपको पता है कि जब एक्सपोनेंशियल में माइनस की पावर होती है तभी वो 0 करस्पॉन्ड करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो b की वैल्यू मिलेगी वो होगी इन्फिनिटी। ओके, दूसरा टर्म बचता है ये वाला। अब अगर हम इसको 0 कराएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 1 माइनस mb स्क्वायर 2 kBT इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 kBT बाई m, या फिर v की हमारी कितनी हो जाएगी √2 kBT बाई m। और हमने यही वैल्यू क्यों चूज की है, ये दोनों क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। दैट मींस इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ बी होता है वो मैक्सिमम आता है। आप इन दो वैल्यू को यूज करेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है, इन दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन आपको मिनिमम देगा, लेकिन इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एफ ऑफ बी जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए ये स्पीड हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे के बी को रिप्लेस करेंगे वही सेम, तो आपको मिलेगा √2 RT IM। दोनों मास का डिफरेंट है, पहले में हमने वी एवरेज निकाला था। यहाँ पे जो केबीटी फॉर्म वाले में जो एम आता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल एम आता है वो टोटल मोलर मास होता है। हमने आपको कल बताया भी था टोटल मोलर मास क्या होता है। अगर आप लिखना चाहें तो एम इक्वल टू होता है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू, एक मॉलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मींस कैपिटल M, ये होता है टोटल मोलर मास। ओके, तो ये हो गई हमारी pm मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 kBT/m या √2 RT/m। अगली देखते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, कैलकुलेट करते हैं, वो भी देखते हैं क्या होगा। अगली देखते हैं VRMS, सिंपल है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्मूला आपको बार बार यूज करना है और वो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा क्वांटम में भी, याद रखिए आप इसको। कैलकुलेट करना है हमें VRMS, ठीक है। VRMS जो हमारी होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जो V एवरेज है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है हमें, देखते हैं क्या होगा। ओके, देखते हैं क्या होगा हमारा। तो V स्क्वायर देखते हैं, वो हो जाएगा हमारा 0 to ∞, ओके, V स्क्वायर f ऑफ V डी, ओके। f ऑफ V की वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, देखिए V स्क्वायर पहले से, एक V स्क्वायर यहाँ का, तो V की पावर 4 हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट आप पहले ही बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई m अपॉन 2 पाई KBT की पावर 3/2, 0 to ∞ V की पावर 4 e की पावर -mv स्क्वायर अपॉन 2 KBT डेली। उसी इंटीग्रल का आप यूज करिए, अब लिख देते हैं इधर हम एक बार फिर से, 0 to ∞ x की पावर m e की पावर -ax स्क्वायर dx इक्वल टू गामा n+1/2 अपॉन 2 a की पावर n+1/2। इसी का आप यहाँ यूज करिए, 4 पाई m अपॉन 2 पाई KBT 3/2। देखते हैं n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, तो कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन a कितना है, ये हमारा यही करस्पॉन्ड करेगा, m अपॉन 2 KBT की पावर 5/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जिसकी वैल्यू है वो मिलेगी 3 kBT/m। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहें तो VRMS क्या था, VRMS था स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कंट्रोल हो जाएगा 3 kBT/m। सेम वही अगर आप लिखना चाहें 3 RT/m, ठीक है। तो ये VRMS हमारी होगी √3 RT/m, ये टोटल मोलर मास है और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस डाल लीजिए। तो ये डिफरेंट स्पीड्स थी जो गैस मॉलिक्यूल हमारी शो करते हैं। V एवरेज हमने कैलकुलेट किया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड हमने कैलकुलेट की और VRMS हमने कैलकुलेट की इन 3 डायमेंशन। हमने 3 डायमेंशन के लिए फंक्शन डिफाइन किया था। सेम आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1 डायमेंशन में भी हो जाएगा और 2 डायमेंशन में भी। उसके लिए बस हमारा जो f ऑफ v जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है मैक्सवेल का, ये चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। सेम कैलकुलेशन ऐसे ही परफॉर्म होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसको कैलकुलेट करना, आप कर लीजिएगा। देखते हैं हम आपको एक कॉलम बना के दिखा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीड्स होती हैं तीनों डायमेंशन में कितनी होती हैं। इधर देख लीजिए आप, ये मान लीजिए हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई, इधर हमने डायमेंशन लिखा है, इधर हमने स्पीड लिखा है। देखिए ये हमारा 3 डायमेंशन हो गया, ये हमारा 2 डायमेंशन हो गया, ये हमारा 1 डायमेंशन हो गया। ओके, देखते हैं आप, सबसे पहले हम देखते हैं V एवरेज हमारा क्या है। V एवरेज हमने 3 डायमेंशन में कैलकुलेट किया था, अभी वो हमारा आया था
अंडर रूट एफ के बी टी अपॉन पाई। सेम आप जब एफ ऑफ बी 2 डायमेंशन के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 के बी टी बाई एम। और जब आप 1 डायमेंशन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन पाई के बी टी बाई एम। ओके, अगला देखिए बी एम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड, वो हमने 3 डायमेंशन के लिए कैलकुलेट की थी, वो कितनी आई थी हमारी अंडर रूट 2 के बी टी ऑन एम। 2 डायमेंशन के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी अंडर रूट के बी टी स्मॉल एम, और जब आप 1 डायमेंशन के लिए कैलकुलेट करेंगे 0 आएगी। सेम बी आर एम एस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होती है 3 डायमेंशन में कैलकुलेट की है अभी हमने अंडर रूट 3 के बी टी बाई एम, और 2 डायमेंशन में हमारी आती है अंडर रूट 2 के बी टी बाई एम। ओके, और 1 डायमेंशन में है वो हमारी आती है अंडर रूट के बी टी बाई एम। हमारे लिखने का पर्पस सिर्फ इतना था, आप इसको निकाल भी सकते थे, लेकिन अगर आप इसको कहीं लिख लेंगे अपनी कॉपी में तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अगर आपके पास बना हुआ होगा तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। देखिए पूरे इस जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी हैं तीनों डायमेंशन के लिए, इसमें आपको आसानी से देखने को मिल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है हमारी वो 1 डायमेंशन के लिए 0 होती है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। आपको बड़ी सी थ्योरी लिख के पूरी दे देंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड में दुनिया भर का आपको रेफरेंस लिख के दे देंगे, और लास्ट में सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि बी एम पी की जो वैल्यू होती है 1 डायमेंशन में कितनी होती है। अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी किया है, अगर आपने कहीं भी इसको बना के रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि यही एक ऐसी वैल्यू है जो 0 होती है 1 डायमेंशन में। ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान है। आप देख लीजिए जैसे बी आर एम इसकी वैल्यू है 3 डायमेंशन में अंडर रूट 3 के बी टी बाई एम है, बाकी डायमेंशन में घटती हुई जा रही है 2 के बी टी अंडर रूट के बी टी बाई एम। सेम बी एम पी में भी है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1, 0 हो गया। बस अगर याद करना है थोड़ा तो आप याद कर लीजिए बी एम एस, ये डायरेक्ट आपको बहुत काम आएगा। अगर आपने कहीं इसको लिख के रखा है, याद करने में भी आपको आसानी होगी, बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। अगला देखिए, आपको अगली थ्योरी देखते हैं। अब जैसे हमने सेम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्क्राइब किया है, वैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने वेलोसिटी के लिए भी डिफाइन किया था, सेम ऐसे ही। अभी हमने स्पीड के लिए डिफाइन किया है, सेम वेलोसिटी के लिए भी ऐसे ही डिफाइन होगा। देखते हैं जरा क्या होगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्क क्या हो जाएगा ये देखिए बस। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड के लिए हम स्टडी कर चुके हैं, वेलोसिटी के लिए देखते हैं कि हमारा क्या होगा। फर्क से इतना आता है, अभी तक जो हमने स्पीड के लिए पढ़ा था वहाँ पे जो स्पीड की वैल्यू थी वो हमारी 0 to इन्फिनिटी रेंज में लाई करती थी। वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, वही रेंज चेंज होकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स जो कर्व अभी तक हमें सिमेट्रिकल नहीं मिल रहा था, एफ ऑफ बी हमने जो कर्व बनाया था जो सिमेट्रिकल नहीं मिल रहा था हमें, वही कर्व हमारे लिए सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके सिमेट्रिक होने से क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। देखिए आप, एक 1 डायमेंशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और 1 डायमेंशन आंसर लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन के लिए लिख लेते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया है, आपको जो लेना है ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन सेम ही आएगा तीनों के लिए। हम 1 एक्स डायरेक्शन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, वो हमारा जो फंक्शन होता है एम अपॉन 2 पाई के बी टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन लिया है जिसमें वी एक्स स्पेस कंसीडर की है। अब यहाँ पे जो वी एक्स है वो हमारी वैरी होगी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दैट मीन्स अभी जो कर्व है ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए क्या चीजें आएंगे, वही से कैलकुलेट करते हैं, बी एवरेज देखते हैं क्या होगा। ठीक है,
वी एवरेज, देखते हैं क्या होगा, वही निकालते हैं वी एवरेज, एक्स डायरेक्शन के लिए निकालते हैं, वही हो जाएगा हमारा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी एक्स एफ ऑफ वी एक्स डी एक्स, सब हमने एक्स डायरेक्शन के लिए कंसिडर किया है, एक्स डायरेक्शन के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, वही सेम बात, अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ पी एक्स डी एक्स से डिवाइड करेंगे, लेकिन वही सेम चीज़ कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसको आप सॉल्व करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देंगे तो 1 ही आएगा वो। ओके, हम देखते हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा m अपॉन 2 पाई के बी डी के पावर 1/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये वी एक्स आया और ये होगा e की पावर माइनस एम बी एक्स स्क्वायर टू के बी डी, ओके, डी ई एक्स। सिंपल सा इंटीग्रेशन का रूल लगाना है, आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके होंगे, खास नहीं है उसमें, आपने पढ़ा था कि अगर ऐसी आपको कहीं फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ डी एक्स, यहाँ पे दो वैल्यू डिफाइन करता था, पहला केस क्या था कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हो, दैट मीन्स ऑड फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक, वही सिंपल यहाँ लगाना है, आप रख के देख लीजिए, ये स्क्वायर यहाँ पे चेंज करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस पी एक्स आप रखेंगे वैसे ही माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बी एक्स हो जाएगी वो 0 आ जाएगी। सिमेट्रिक होने का आपको यही फायदा मिल रहा है, सिमेट्रिक हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे सबकी सब 0 आती है, कोई मतलब नहीं, सेम आप कैलकुलेट करेंगे वाई डायरेक्शन के लिए वो भी 0 आएगी, जेड डायरेक्शन के लिए वो भी 0 आएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल देखते हैं, बीएमपी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अभी आपने 3 डायमेंशन में जब हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था, आपने देखा था यहाँ पे वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया था, आपको ब्रैकेट में टर्म मिला था जहाँ से आपको वीएमपी कैलकुलेट हुआ था। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई भी एक्स टर्म नहीं, ओनली जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल का टर्म है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ एक वी एक्स ही आगे आएगा, इसकी वजह से आपको वीएमपी की जो वैल्यू है, वीएक्सएमपी की जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी, और कोई वैल्यू करस्पॉन्ड नहीं करेगा वो, ठीक है। वी आर में देखते हैं, और उसके हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही टर्म है एक्सपोनेंशियल का, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 एम बी एक्स 2 के बी टी बाई आएगा, आप उसको 0 इक्वल रखेंगे तो वी एम पी एक्स जो हमारा है वो 0 को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वी आर एम देखते हैं, वही वी आर एम क्या डिफाइन होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा, ओके। एफ ऑफ बी की टर्म में ये टर्म कांस्टेंट है, बाहर आएगा एम अपॉन 2 पाई के बी डी की पावर 1/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अंडर रूट लगाना है तो पूरे का अंडर रूट ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओके, और ये टर्म हमारा हो जाएगा माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी डी वी एक्स और 1/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है अभी इवन बन चुका है, आप यहाँ पे माइनस से एक्सचेंज करिए तो आपको प्लस ही मिलेगा, दैट मीन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो आप आसानी से इसको लिमिट को तोड़ सकते हैं, ये 0 to ∞ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसको आप उसी इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, 0 to ∞ x टू द पावर n e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2a की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वी आर एम एस एक्स डायरेक्शन के लिए अंडर रूट के बी टी बाई एफ। आप सिमेट्री देखिए कि अभी आपने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सवेल कैलकुलेट किया था, आपने देखा है कि इसकी वैल्यू सेम जैसे हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, सेम इसकी वैल्यू आई है 1 डायमेंशन के लिए। अभी हमने आपको कॉलम बना के दिखाया था कि 1 डायमेंशन अंडर रूट के बी टी बाई एम ही आती है, तो जैसा एक्स के लिए वाई है वैसा ही इसकी वैल्यू वाई डायरेक्शन के लिए हो जाएगी, वैसे ही जेड डायरेक्शन के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब हम आपको कॉलम बना के दिखाते हैं, इससे फायदा क्या मिला जब ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। देखते हैं, ये हमने मान लीजिए डायमेंशन चूज कर लिया,
ये हमारा हो गया स्पीड नहीं वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन हो गया, ये हमारी वेलोसिटी हो गई 3 डायमेंशन, ये हो गया 2 डायमेंशन, ये हो गया 1 डायमेंशन, ठीक है। आते हैं बी एवरेज पे, ठीक है। 1 डायमेंशन के लिए हमने कैलकुलेट किया कि वी एक्स वी आई और वी जेड तीनों जीरो थी, दैट मीन्स बी एवरेज टोटल कितनी हो जाएगी 0, ओके। और आप जब कैलकुलेट करेंगे 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में तो इन दोनों में भी 0 ही आती है, क्योंकि इंडिविजुअल जब वी एक्स वी वाई वी जेड 0 ही आ रहे हैं तो चाहे 2 डायमेंशन में कैलकुलेट कीजिए चाहे 3 डायमेंशन में कैलकुलेट कीजिए आपको 0 वैल्यू ही मिलेगी। सेम मोस्ट प्रोबेबल ये भी 0 होती है तीनों डायमेंशन। वी आर एस, आपको सिर्फ वी आर एस की वैल्यूज ही मिलती हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये सेम होती हैं जस्ट लाइक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा आपको स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में मिला था सेम वही यहाँ पे मिलेगा। अंडर रूट के वी टी बाई एम, अंडर रूट के वी टी बाई एम, ये हमारा हो गया मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। खास बात यह है कि जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी, ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जो पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। आपको कहीं भी और ऐसी थ्योरीज नहीं मिलेंगी जो पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। आप आगे जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे वो सब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे होंगे, कहीं भी पार्टिकल की इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं आएगी। ये दो थ्योरीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हमने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीड्स होती हैं वो गैस मालिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। दैट मीन्स जो थ्योरी है वो पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, ओके। देखिए आपने जो इतना प्रूफ किया था, अगर आप उसको एक कॉलम में बना के लिख लेते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको एक बार भी अगर याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें तो याद करने वाला कुछ है ही नहीं, न बी एवरेज मिल रहा है न बी एम पी, सबके सब 0 है। मिला क्या बी एवरेज जो कि सेम हमारी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक छोटी सी चीज है, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं जो हमने अभी एफ ऑफ वी डिफाइन किया था। एफ ऑफ वी जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ वी, उसका जो हमने ग्राफ बनाया था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देख रहे हैं 0 to infinity में, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं हम, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखे जा रहे हैं हम एट डिफरेंट टेम्परेचर। मान लीजिए 2 टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारा T1 है एक T2 है, और मान लेते हैं जो T2 है हमारा T1 से ग्रेटर है। और बढ़िया रिजल्ट है, आपसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाता है। ये हमने एफ ऑफ वी जो है इस टाइप का लेते हैं अपना, ये हो गया एफ ऑफ वी पी 2 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, ये हमारा है T1 के करेस्पॉन्ड, ये जो हमारा बनेगा T2 के करेस्पॉन्ड होगा। अब इसका ऐसा क्यों बना है ये देखते हैं। हमने माना है कि जो T2 हमारा टेम्परेचर है वो T1 से ग्रेटर है, ठीक है। ये कर्व हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इसका रीजन क्या है। स्पीड हमने अभी सारी की सारी स्पीड हमने कैलकुलेट की है। आपने देखा था कि जो जितनी भी स्पीड आपने कैलकुलेट की है, चाहे वो वी एवरेज थी या वी एम पी थी या वी आर एम एस थी, मोस्ट प्रोबेबल थी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी, सब की सब जो है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज करेंगे। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब है जो कर्व है वो ब्रॉड होना चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो आपका कर्व जो है वो ब्रॉडनिंग कर रहा है, विस्तार कर रहा है, ठीक है। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्पीड को शो करेंगे, इसलिए कर्व हमारा जो है वो ब्रॉड कर रहा है, मतलब फैल रहा है, विस्तार कर रहा है, ठीक है। ये जो पीक थी वो लो क्यों हुई, हम तक कहने का मतलब हमारा ये था कि कर्व जो है वो हमारा विस्तार भी करना चाहिए था, ब्रॉडनिंग भी करना चाहिए था, लेकिन पीक हमारी नहीं गिरती।
लेकिन पीक हमारी लो की हुई। इसका रीजन क्या है ये देखते हैं। सिंपल सा, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कर्व हम आपको बताए थे इसके अंदर जो रीजन लाई करता है, टोटल एरिया जो लाई करता है वो हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अब अगर आप कर्व की ब्रॉडनिंग कर रहे हैं, आपने कर्व की ब्रॉडनिंग कर दी और इसकी पीक वैल्यू भी नहीं गिराई, तो इसकी जो एरिया आएगा वो 1 कभी नहीं आएगा। इसका रीजन यही होता है कि इसके अंदर जो टोटल एरिया होता है वो 1 होना चाहिए, इसलिए कर्व जब ब्रॉड करता है तो उसकी पीक वैल्यू गिरती है। यही रीजन है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ने की वजह से कर्व ब्रॉड होता है, विस्तार करता है और उसकी पीक वैल्यू गिरती है ताकि इसका एरिया जो है वो 1 के बराबर ही रहे। प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं, एक सेम गैस के लिए एग्जाम्पल दे देंगे आपको, कोई ऑक्सीजन दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, आपको टेम्परेचर दे देंगे, आपको सिर्फ टेम्परेचर से मतलब हो, आपको बता देंगे 2 टेम्परेचर दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, T1 डैश T2 डैश, आपसे बता देंगे T1 डैश T2 डैश से ग्रेटर है या T2 डैश T1 डैश से ग्रेटर है। आपको 4 ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे मुझसे कौन सा सही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व हमेशा ब्रॉड होता है और पीक वैल्यू उसकी हमेशा दिखती है। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, अगला देखते हैं। अगला हम मैक्सवेल की दोनों थ्योरी जो थी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हमने पढ़ ली है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपको बहुत यूज आएगी। ये देखते हैं कैसे यूज आएगी। इसका स्टेटमेंट जो है क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारा फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम से यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो हमारा करेस्पॉन्ड करता है पोजीशन और वेलोसिटी से। ठीक, पोजीशन और वेलोसिटी से थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि पोजीशन और वेलोसिटी करेस्पॉन्ड करता है किसी भी एनर्जी एक्सप्रेशन में। कहीं भी आपको एनर्जी एक्सप्रेशन लिख के दिया गया है, अगर ये दोनों टर्म आपको क्वाड्रेटिकली अपीयर होते हैं, क्वाड्रेटिकली मतलब है कि उनकी पावर जो है वो 2, दैट मींस अगर हम x कंपोनेंट चूज कर रहे हैं x स्क्वायर, वेलोसिटी अगर चूज कर रहे हैं तो v स्क्वायर, अगर ऐसे फॉर्म में किसी भी एनर्जी एक्सप्रेशन में दोनों अपीयर होते हैं तो इन सब के करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअली जो एनर्जी अटैच होती है वो होती है 1/2 kBT, 1/2 kBT। यही इसका स्टेटमेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम में फॉर एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मींस फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी, एनर्जी अटैच्ड फॉर द एवरी क्वाड्रेटिक टर्म विल बी 1/2 kBT। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करते हैं, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इसके लिए हैमिल्टोनियन लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं dx² / 2m प्लस 1/2 kx²। दोनों ही पता है आपको, दोनों ही एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का रिस्पॉन्ड कर रही है, एक पोटेंशियल एनर्जी का रिस्पॉन्ड कर रही है। स्टेटमेंट आपको हमने बताया है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी को रिस्पॉन्ड करेगा और ये हमारा पोजीशन का रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें x² आपको मिल रहा है, इसमें vx² आपको मिलेगा। अगर आप मोमेंटम को चेंज करेंगे तो आपको vx² मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने बताया, हर एक की करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एनर्जी होती है 1/2 kBT होती है। दैट मींस ये वाला टर्म भी 1/2 kBT करस्पॉन्ड करेगा। अगर E हम लिखें 1/2 करस्पॉन्ड करेगा और ये टर्म भी 1/2 kBT करस्पॉन्ड करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल kBT। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसको बहुत यूज मिलेगा। आपको डायरेक्टली लिख के दे दिया जाएगा कोई एक्सप्रेशन एनर्जी का, सीधे से पूछ लेंगे कि एवरेज एनर्जी आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एनर्जी होती है। कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक होने चाहिए, क्वाड्रेटिक अपीयरेंस होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 1/2 kBT मिलती है। अगला देखते हैं, परेशान हो हम आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगले लेक्चर में हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक ही होगा, अच्छे से आपको न्यूमेरिकल बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
दो तीन थ्योरी के टॉपिक और बचे हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं क्या होगा हमारा। स्पेसिफिक हीट्स देख लेते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट्स पहले भी आप सुन चुके हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको बताने से पहले टॉपिक हम आपको बता देते हैं, नहीं तो इसको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टडी कर रहे हैं, किसी बॉडी के लिए स्टडी करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कोई कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उस बॉडी को जो डिस्क्राइब करे, स्टेट ऑफ मोशन को जो डिस्क्राइब करे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। इसके लिए एक क्वेश्चन बना है सीधा सा सिंपल सा, जो कि होता है F बराबर 3n-c। किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है, आपको बताएंगे कैसे। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स r, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसमें एटम्स हो जाएंगे, एटम्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। c क्या है? c हमारा आपके कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड्स आर लोन पेयर इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है बाध्यता, जो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को बाध्य करे, वही होते हैं हमारे कंस्ट्रेंट। तो जितनी हम बाध्यता लगाते जाएंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी। जितने कम कंस्ट्रेंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। देखते हैं सिंपल एग्जांपल, मान लेते हैं कोई मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक के केस में देखते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम 1 होगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट कुछ है नहीं, C0 होगा। कंस्ट्रेंट का मतलब ना ही कोई बॉन्ड होगा मोनोएटॉमिक के लिए, ना ही कोई लोन पेयर होगा। लोन पेयर तभी होगा जब हम अपना मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो F बराबर होता है 3n-c, ठीक, 3n-c, 1 C0, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। और जो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करती है, ठीक है। अगर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप सिंपली लो टेम्परेचर पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करती है। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो उसमें आपको रोटेशनल भी ऐड हो जाएंगी। वाइब्रेशनल तभी आएंगी जब आप उस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है या उसका टेम्परेचर जो है सफिशिएंटली हाई करेंगे। उस केस में होता क्या है, जब आप टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई करते हैं तो जो हमारे बॉन्ड्स बने होते हैं, चाहे जैसे भी बने हों दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और जब बॉन्ड्स टूटते हैं तभी आपके पास इसमें वाइब्रेशनल जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होती है। एट हाई टेम्परेचर पे ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्क करती है, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सिंपल से निकालने के लिए कभी मिल सकता है। आप सेम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइएटॉमिक के लिए आपके पास दो कंडीशन रहेंगी, एक होता है लीनियर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। वो आप देख लीजिए, अभी आगे मिलेंगे तो हम आपसे कैलकुलेट करवा लेंगे, जो भी आपको दिखा देंगे कैलकुलेट करके। अब उसका देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट्स कितना होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक। Cp और Cv आप दो पढ़ रखे हैं, एक Cp होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, एक Cv होती है एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अभी हमने आपको जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में आपको थ्योरम स्टेटमेंट बताया था E के लिए, तो जो E की एवरेज एनर्जी के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कुछ ऐसा होता है, F ट्रांसलेशनल इंटू 1/2 kBT। हर एक ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग 1/2 kBT एनर्जी होती है। वो सिंपल थ्योरम का ही एक फॉर्म है कि आप कोई भी
क्वाड्रेटिक टर्म लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमारी 1/2 केवीटी एनर्जी करस्पॉन्ड करेगा। हमने वहाँ पर सिर्फ वन डायमेंशन को आप करके दिखाया था, तो आपको तीनों डायमेंशन में जाएंगे तो आपको 3 टर्म मिलेंगे ना, ठीक है। 3 डायमेंशन ऑफ फ्रीडम मतलब ट्रांसलेशन करस्पॉन्डिंग 1/2 केवीटी। यहाँ पे ट्रांसलेशन टोटल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। प्लस होता है एफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकती है, उसके करस्पॉन्डिंग होती है 1/2 केवीटी प्लस एफ वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग है। वो जो थ्योरम हमने आपको बताई थी उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं इंक्लूड नहीं होती। ये हम आपको जनरल एक्सप्रेशन लिख कर दिखा रहे हैं। वाइब्रेशन करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है केवीटी। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है एनर्जी का। कहीं भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल देखिए आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, आप उस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करिए हैं F बराबर 3n - c किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो आप बता सकते हैं कि इसकी एवरेज एनर्जी क्या होगी। बस आपको केवल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल कितनी है, वाइब्रेशन कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। CV जो होता है वो होता है del by del T ऑफ एवरेज एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यू। जब इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टेम्परेचर वाला टर्म है वो हट जाएगा। बस CV के लिए भी एक कॉमन एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाता है FT। अगर आप इसको लिखना चाहें तो R के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2R प्लस F रोटेशनल इंटू 1/2R प्लस F वाइब्रेशनल इंटू R। ये स्पेसिफिक हेट है कांस्टेंट वैल्यू के लिए जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इनका रेशियो देखते हैं। हम गामा पढ़ चुके हैं। एडियाबैटिक इंडेक्स जो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है CP/CV वो कितना होता है देखते हैं जरा। ओके देखते हैं ना कितना होगा। अगर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिंपल हम अपना ट्रांसलेशन और रोटेशनल को कंसीडर कर रहे हैं, और उस केस में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम F डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो CV हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा F/2R। यहाँ पे हमने जो F कंसीडर किया है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, वाइब्रेशन को कंसीडर हमने नहीं किया है। मैंने आपको बताया है कि वाइब्रेशन का तरफ तभी आएगा जब उस मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है या एनर्जी है बहुत हाई होगी, तभी वो वाइब्रेट करेंगे, और भी कंडीशन नहीं है। तो नॉर्मल के लिए हम बात कर रहे हैं। आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कहीं नहीं लिखा जाता है कि उसकी एनर्जी बढ़ाई गई है या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपको सिंपल ही कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व होती है, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन, ठीक है। तो हम CV के लिखते हैं F/2R। जनरल एक एक्सप्रेशन जो आप पढ़ चुके होंगे वो होता है CP - CV = R, ठीक। अगर आप CV की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो CP आपको मिलेगा F/2 + 1R। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है। गामा एडियाबैटिक इंडेक्स, गामा ये होता है CP/CV। ये CP हुआ, CV हुआ, रेशियो कराएंगे तो आएगा F/2 + 1R से R कैंसिल होगा F/2, ठीक। ये आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है गामा का ये कुछ इस तरह आता है 1 + 2/F। आप जो है इसको रट लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है ये। गामा = 1 + 2/F बहुत ही ज़्यादा आपके यूज में आएगा एडियाबैटिक इंडेक्स रेशियो। क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे आपको, आपका टाइम बचेगा। गामा = 1 + 2/F। तो हमारा एक टॉपिक और बचता है, वो भी देख लेते हैं। बस अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जाम में मिलेंगे, लगभग हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी की पोस्टुलेट में हमने आपको बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो बचा क्या, उनके पास सिर्फ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन और वाइब्रेशन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने आपको उसी दिन बताया था कि जो रोटेशन और वाइब्रेशन है वो पॉइंट पार्टिकल के लिए करस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया था, इसलिए कोई रोटेशन और कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी होती है। और हमने आपको उस दिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो हम मोशन एज्यूम करते हैं, मान लीजिए ए से जो बी तक हम मोशन एज्यूम करते हैं वो हम स्ट्रेट लाइन मोशन एज्यूम करते हैं, स्ट्रेट लाइन।
हम लोग को बताया भी था कि होता क्या है कि हम ग्रेविटी कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम ग्रेविटी कंसीडर करते हैं तो जो डिस्टेंस फॉल होता है वो उतनी नेग्लिजिबल आती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मोशन कंसीडर करते हैं वो हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि वो रैंडम मैनर मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई वैसे ही पॉइंट के लिए पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे या ऐसे आया, कुछ भी जिगजैग टाइप में मोशन कर रहा है, बी सी डी ई जिगजैग, ठीक है। ये जो पाथ होते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इन्हीं जो पाथ लेंथ होती है, इन्हीं की जो लेंथ होती है वही डिफाइन होती है पूरी पाथ। इन्हीं जो ये लेंथ हमारी मेन नहीं है, कोलिजन के समय इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स यही होती है हमारी फ्री पाथ लेंथ, ठीक है। और जो मीन फ्री पाथ हमारा डिस्क्राइब होता है वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, वही होती है हमारी मीन फ्री पाथ, ठीक है। इसलिए एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। देखते हैं जरा, इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, इससे कभी कभी डिपेंडेंसी पूछी जाती है, कैसे वो देखिए। हमने एक्सप्रेशन लिखा है लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। यहाँ पे डी क्या है, डी जो है वो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, ओके। एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू, इन यूनिट वैल्यू। न्यूमेरिकल सीधे पूछे जाते हैं इससे। अब इसके जो अदर फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, ओके। हम यहाँ पे एन को रिप्लेस करना चाहते हैं। एक्चुअली एन इक्वल टू क्या होता है, अगर यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन डिवाइडेड बाय वैल्यू ये होंगे। अगर एन को हम लिखना चाहें वहाँ पे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 पाई टी स्क्वायर, एन इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टी, दैट मींस एन मल्टीप्लाइंग पी। ये हो गया हमारा फॉर्म, ओके। देखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमने केवी डिफाइन किया था उस दिन, आर बाई एन ए। अगर आर को हम यहाँ पे चेंज करते हैं, पीवी इक्वल टू एन, आर को हम चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा के बी एन ए टी। पीवी इक्वल टू हो गया, ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, एन एन ए के बी टी, इस टर्म को आप देखिए, ये क्या हो जाएगा यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अवोगाड्रो नंबर एन ए, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। एक्सप्रेशन आपका जो आएगा कुछ इस तरह आएगा, पीवी इक्वल टू एन के बी टी, ओके। अगर यहाँ से आप v बाई एन का रेशियो निकालते हैं, इस इक्वेशन से देखिए v बाई एन का अगर रेशियो निकालते हैं v बाई एन, इसको इधर ले जाइए उसको उधर, v बाई एन जो है वो हमारा आएगा के बी टी अपॉन पी, के बी टी बाई पी। इसकी वैल्यू उठा के जो v बाई एन हमारा आया था मीन फ्री पाथ के एक्सप्रेशन में, इसकी जगह रख दीजिए। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा के बी टी अपॉन √2 पाई टी स्क्वायर अपॉन। आपको देख के पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ। इस एक्सप्रेशन से जो है आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी और प्रेशर पे। बस इन्हीं दोनों को वेरी कराएंगे, कभी टेम्परेचर को गुना कर देंगे, कभी प्रेशर हाफ कर देंगे, कोई इसी पूछ के आपसे पूछेंगे कि मीन फ्री पाथ में क्या चेंज होगा। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी और गैसेस में जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले लेक्चर में जो है हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल आपको हम लगवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल हो सकेंगे और आपको देंगे भी करने के लिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्लास होगी, तब तक के लिए।